बेटे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर के बारे में हम अलग से बात करेंगे, बाकी ये सीए, सीएस, सीएमए सबके लिए यूजफुल है। सभी के यहाँ ऑलमोस्ट एक जैसा कोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा सामने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम बेटे कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? कॉस्टिंग। साथ में नोट भी करते रहेंगे, अपनी नोटिंग साथ में करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर थ्योरी वाला पोर्शन है। कॉस्टिंग, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है दोस्तों मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग को स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर। तो कॉस्टिंग को स्टडी करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। बेटे कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलके कॉस्ट बनता है। वो है मटेरियल, नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए हमें प्लास्टिक, रिफिल और इंक चाहिए। ये हमारा मटेरियल है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा है बेटे लेबर, और तीसरा है एक्सपेंसेस। हम इनके एग्रीगेट को कॉस्ट कहते हैं। कॉस्टिंग को हम आगे शुरू करें, कोई आपसे पूछ ले कॉस्टिंग एग्जैक्टली अकाउंट का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन है, क्या है, तो आप बताइएगा कि कॉस्टिंग मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और याद रहे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फीचर प्लानिंग होता है, और प्लानिंग हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और फॉर्मूला जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसलिए कॉस्टिंग को फॉर्मूलों के सहारे नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में आएगा फॉर्मूला सीख लेंगे और कॉस्टिंग आ जाएगी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आ जाएगा बट कॉस्टिंग नहीं आ पाएगी। कॉस्टिंग हमेशा फ्यूचर के लिए अप्लाई होती है। कॉस्टिंग हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पर चलती है। ये 3 बातें हम दिमाग में रखेंगे। ओके। तो मटेरियल, जैसे ये मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, मटेरियल है। इसे बनाने के लिए जो वर्कर की जरूरत हमें पड़ेगी वो लेबर है, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मशीन, फैक्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन तीनों के एग्रीगेट को हम कॉस्ट कहते हैं। जनरली बच्चे कह देते हैं कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है इसे कैलकुलेट करना या इसको मिनिमाइज करना। सर हम घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाएंगे, सस्ता मिलेगा, लेबर 3rd क्लास लेंगे, पैसे कम लेगी। बेटे ऐसा करने से आप टेम्परेरी बेसिस पर कॉस्ट कम कर सकते हैं, बट बताइए इससे क्वालिटी खराब हो जाएगी या नहीं प्रोडक्ट की? अच्छा, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखना चाहेंगे? अच्छी। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आप रखना चाहते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो हाई कॉस्ट चाहिए। क्वालिटी तो आपको हाई चाहिए, मगर किस पर चाहिए? लो कॉस्ट पर। हमें बस यही सीखना है सब्जेक्ट में कि कॉस्ट को कम रखा जाए बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ये हमें इस सब्जेक्ट में सीखना है। ये हमारा पर्पज है इस सब्जेक्ट को सीखने का। जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। कॉस्टिंग में बेटे 5 ऐसी बैकबोन है, मतलब 5 ऐसी चीजें हैं, 5 ऐसे, इधर सुनिएगा, 5 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बच्चा बेसिकली वो सीख ले तो उसको कॉस्टिंग समझ में आने लगती है। नंबर 1 है बेटे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इसका सही तरीके से यूज करना और इसको समझना। दूसरा है बेटे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? तीसरा है बेटे नॉर्मल और एबनॉर्मल। क्या है बेटे? फिक्स, वेरिएबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल। 4th है बेटे रेलिवेंट कॉस्ट और इररेलिवेंट कॉस्ट। कौन सी? 4 तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझ में आना ही चाहिए अगर हमें कॉस्टिंग को अच्छे से समझना है तो। और 5वां है यूनिटरी मेथड।
25 आम 15 रुपए के हैं तो 15 आम कितने रुपए के हैं। ये जो मेथड होता है जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, आई थिंक हम अपनी थर्ड जो हमारी क्लास होती है जिंदगी में, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंचते हैं तब हम ये पढ़ते हैं। और यूनिटरी मेथड के अलावा पूरी कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं है दिव्यांशु, ये एकमात्र फॉर्मूला है जो कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं। इज इट ओके? इसके अलावा कोई फॉर्मूला कॉस्टिंग में नहीं है, याद रहेगी ये बात। मैं आगे चल के लिखवाऊंगा भी, अभी मौका नहीं है। आज हमें क्लास में कहीं और जाना है, मगर बीच में एक वर्ड आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको मैं लिख तो रहा हूं बट आज की क्लास में नहीं समझा रहा हूं। जब हमारी इस कोर्स की क्लास नंबर 10 या 11 आएगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अभी नोट्स में लिख लो। लिखिए, मटेरियल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। लेबर दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हम बेटे एक काम करते हैं, डायरेक्ट वालों को अलग कर लेते हैं और इनडायरेक्ट वालों को अलग। ठीक, हम यहां से ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। द इनडायरेक्ट लेबर और इस साइड पर लिख देते हैं इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बेटे जो डायरेक्ट का टोटल है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट के टोटल को डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट के टोटल को इनडायरेक्ट कॉस्ट, एग्रीगेट को। डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है जिससे हम इसको पहचानते हैं, प्राइम कॉस्ट। और ज्यादा फेमस जो है कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट के नाम से है। ऑल्दो डायरेक्ट कॉस्ट भी बुलाओगे या लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, बट प्राइम कॉस्ट ज्यादा बोला जाता है और लिखा जाता है। दूसरा है इधर ओवरहेड्स। क्या है? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्रीगेट को ओवरहेड बोलते हैं। हमारे यहां कोर्स में एक चैप्टर तो बेटे ये वाला है मटेरियल का, एक लेबर का है, एक ओवरहेड का है। ये पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कॉस्ट एग्जैक्टली है क्या, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से सीए के अंदर तो कोई चैप्टर नहीं है, बट सीएमए में है। ठीक, सीए में नहीं है बट सीएमए में है। सीए में उन्होंने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस को हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। सीएमए में उसके लिए थोड़ी सी बात अलग की गई है। आगे सुनिएगा बेटे। तो डायरेक्ट के टोटल को हम क्या बोलेंगे बेटे? डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट के टोटल को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड। अब आगे की बात सुनिएगा। एक काम करते हैं हिमांशु चौहान, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटे देखना, इसमें से दिव्यांशु हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। डायरेक्ट क्या ले लेते हैं? लो भाई दिव्यांशु, हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। अंदर बचा मटेरियल, लेबर और मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के टोटल को हम कहते हैं कॉस्ट, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। मैथमेटिकली समझ में आ रहा है ये बात? इसको हम जेएफ के बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं हम ये बात। सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां से हम इनडायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं और ये बचा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस के टोटल को हम कॉस्ट कहते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। चलिए, ये छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, कॉस्ट किसे कहते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस के एग्रीगेट को हम कॉस्ट कहते हैं। उसमें से डायरेक्ट के एग्रीगेट को हम प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट के एग्रीगेट को ओवरहेड। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर का इधर देखो कैसे, किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे।
अभी हम मटेरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम मटेरियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसमें क्या कंटेंट है वो देखेंगे, फिर उसके एक टॉपिक को उठाएंगे। हमारा पहला पार्ट क्लास का ये है। चलें स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए फ्रेश पेज पर, मटीरियल्स। मटीरियल्स के नाम से या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से हेडिंग डाल दीजिए। किसी भी बिजनेस एंटिटी में बेटे, किसी भी बिजनेस एंटिटी में जो सुप्रीम पोस्ट होती है, जो सबसे ऊपर होता है, वो उसका एंटिटी का चेयरपर्सन होता है। उस चेयरपर्सन के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो पोस्ट होती है वो जनरल मैनेजर की होती है। एमडी भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, या इसको हम सीईओ के नाम से भी जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके नीचे बेटे फंक्शनल मैनेजर होते हैं। नोट भी करते रहें क्योंकि थ्योरी का पार्ट है अभी, बट यही थ्योरी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगी आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। और इसके नीचे कुछ फंक्शनल मैनेजर होते हैं। बेसिकली 5 फंक्शनल मैनेजर तो होते ही होते हैं। अमीन भाई ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने तो मिनिमम है। मैं इस बात पर एडामेंट नहीं हूं कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। मैं आपको समझाने के लिए 5 रख रहा हूं सामने। फर्स्ट है परचेज मैनेजर। इस व्यक्ति का काम होता है रॉ मटेरियल को खरीदना और उसे फैक्ट्री तक अवेलेबल कराना। दूसरा है प्रोडक्शन मैनेजर। इस मैनेजर का काम होता है प्रोडक्ट को बनाना। जनरली ये इंजीनियर लोग होते हैं। प्रोडक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाएगा, जनरली ये इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट होता है। तीसरा पर्सनल मैनेजर होता है जिसको हम एचआर कहते हैं। एचआर नहीं बेटे, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने तो देखो पराठे खोल लिए थे एचआर का नाम सुनकर। मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। और फोर्थ है बेटे फाइनेंस मैनेजर। इसका काम होता है बेटे किसी का पैसा किसी तक पहुंचाना, ठीक है। और लास्ट है बेटे सेल्स मैनेजर। इस व्यक्ति का काम होता है एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट की एंडोर्सिंग करना, उसको बढ़ावा देना, ब्रांड को बनाना, नए नए कस्टमर ढूंढना, ये काम होता है। और सबसे पहले, क्योंकि अभी आपने देखा पीछे के फ्यूचर के लिए कॉस्टिंग अप्लाई होती है, तो सबसे पहले ये व्यक्ति एक्टिव हो जाता है मार्केट में और ये कंडक्ट करता है अब मार्केट सर्वे। और हमारा प्रोडक्ट है ये मार्कर, ये अपनी टीम के साथ मार्केट में जाता है। मार्केट का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जहां बायर और सेलर एक दूसरे से मीटिंग करें वो मार्केट होती है जगह। तो ये जाता है स्टूडेंट के पास, टीचर्स के पास, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर। अब ये नाई की दुकान पे तो जाके कहेगा नहीं पेन लोगे क्या, हलवाई की दुकान पे नहीं कहेगा, परचून की दुकान पे नहीं बिकेगा पेन, हाँ बुक शॉप पे बिकेगा। इनके पास जाता है और पूछता है कि क्या आप हमारा ये मार्कर खरीदेंगे। तो कोई कस्टमर कहता है नहीं इसकी ग्रिप खराब है, कोई कहता है इससे हाथ खराब हो जाते हैं, कोई कहता है महंगा है, कोई कहता है राइटिंग अच्छी नहीं आती है। अलग अलग कंप्लेंट होती है। कोई कहता है नहीं बहुत अच्छा है, हम तो हमेशा से इसको ही यूज करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट में निगेटिव बातें बता रहे थे, हमने उनसे बात की और कहा कि अगर हम आपके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर दें, विल यू बाय इट। तो किसी कस्टमर ने कहा हाँ खरीदेंगे, किसी ने कहा नहीं हम तब भी नहीं खरीदेंगे, हम कोई और यूज करते हैं या हमें जरूरत नहीं है, और किसी ने कहा सोचेंगे बताएंगे आपको। तो बताइए, इतनी डिटेल और थॉरो सर्वे करने के बाद हमारा ये मैनेजर आने वाले वर्ष के लिए अपने प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन कर सकता है, यानी कि डिमांड क्या रहने वाली है प्रोडक्ट की।
बोलो हाँ या ना, कर सकता है? तो इसने कर दी एस्टीमेट की डिमांड, और ऐसे ही नहीं ये तुक्के में की है, पूरे साइंटिफिक बेसिस पे काम करके तब बताया इसने कि आने वाले वर्ष में हमारे प्रोडक्ट की 80,000 यूनिट्स की डिमांड होने वाली है, 80,000 पेन की। अब इसको पता चल गया कि 80,000 पेन की डिमांड है, इसने रिपोर्ट तैयार कर ली है। क्या ये वापस ऑर्गेनाइजेशन में आके किसी को नहीं बताएगा कि इतनी, या ये कहेगा मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं खेल रहा, पैसे दो तब बताऊंगा? ऐसे थोड़ी होगा। इसको रखा ही इस काम के लिए गया है, ये अपने सुपीरियर को बताएगा इसको, और इसके पास भेजेगा एक डिमांड रिपोर्ट बना के। और इसी डिमांड रिपोर्ट की कॉपी ये प्रोडक्शन मैनेजर के पास भी भेजेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ये बनाएगा। सेंड अ कॉपी ऑफ डिमांड रिपोर्ट। अब इसको पता चल गया कि डिमांड कितने पेन की होगी, 80,000 पेन। तो प्रोडक्शन मैनेजर ना मात्र 80,000 नहीं बनाएगा, थोड़े फालतू बनाएगा, रिपेयर में, गारंटी में, वारंटी में रिप्लेस करने पड़ सकते हैं, डिमांड बढ़ भी सकती है, तो थोड़ा स्टॉक मेंटेन करके चलेगा, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30,000 पेन का हमारे पास कुछ पहले से स्टॉक है, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 पेन का, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली है? जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो प्रोडक्शन करेंगे हम आने वाले वर्ष में 1,00,000 पेन का। अब 1,00,000 पेन बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल नहीं, मैन पावर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। इन सब पूरी चीजों की जानकारी प्रोडक्शन मैनेजर अपने असिस्टेंट के हेल्प से तैयार करेगा, है ना, या खुद तैयार करेगा, और इसकी जानकारी ये अपने सुपीरियर को देगा, इसके पास पहुंचाएगा। इस रिपोर्ट को कहा जाएगा रिसोर्स रिक्वायरमेंट रिपोर्ट। 1,00,000 पेन बनाने में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, इसी रिसोर्स रिक्वायरमेंट रिपोर्ट में यह भी लिखा होगा कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसका वो पोर्शन रिसोर्स रिक्वायरमेंट रिपोर्ट का जिसमें मटेरियल के बारे में जानकारी है, जिसको हम कहेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट हम पहुंचा देंगे प्रोडक्शन मैनेजर वाले परचेज मैनेजर के पास। परचेज मैनेजर को पता चल गया कि 1,00,000 पेन बनने वाले हैं। परचेज मैनेजर का फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा प्रोडक्शन मैनेजर से कि ये बताओ एक पेन बनाने में कितना किलोग्राम रॉ मटेरियल या कितने लीटर, कितने मीटर रॉ मटेरियल या यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। प्रोडक्शन मैनेजर ने जवाब दिया परचेज मैनेजर को कि सपोज करो एक पेन बनाने में 1 kg रॉ मटेरियल लगता है। कितना? 1 kg। तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया 1,00,000 पेन, और एक पेन बनाने में 1 kg, तो 1,00,000 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। ये भी थोड़ा स्टॉक मेंटेन करेगा। सर 2 जगह क्लोजिंग स्टॉक, बेटे ये प्रोडक्ट का है, ये रॉ मटेरियल का है। सपोज 20,000 kg कुछ पहले से है हमारे पास स्टॉक, सपोज करो वो भी 20,000 kg है। तो हमें नेट कितनी परचेजिंग करनी है पूरे साल में? 1,00,000 kg। इसको हम एनुअल परचेज या एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कहते हैं। और आगे से याद रखना, इसको हम ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ए से। जल्दी से नोट करते चलें बेटे। तो हमें पता चल गया कि हमारे आने वाले वर्ष में जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की वो कितनी है? 1,00,000 किलोग्राम। जल्दी से नोट करिए, मैं वेट कर रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटे। अब हमारे परचेज मैनेजर को यह मालूम है कि हमें 1,00,000 kg खरीदना है। आप सब मेरे परचेज मैनेजर हैं। नीतीश या विशेष से पूछता हूं मैं, आप बताइए विशेष, अगर आप हमारी कंपनी के परचेज मैनेजर हैं तो ये रॉ मटेरियल सारे एक साथ खरीदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे? सारा एक साथ खरीदेंगे। सारा एक साथ खरीदने से आप बताइए रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आएगी या नहीं? कम नहीं आएगी, ज्यादा आएगी।
जब आप बहुत सारा रॉ मटेरियल एक साथ स्टोर करेंगे तो बड़े स्टोर रूम की जरूरत पड़ेगी आपको, उसका स्टोरेज लॉस बहुत ज्यादा होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। अब बताइए बेटे, 1 लाख, मान लो 1 लाख केजी आप एक साथ खरीद लेते हो और 5 रुपए का 1 केजी है, तो 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल हो गया। और अगर ये 5 लाख रुपए आपके अपने नहीं है, आपने किसी से बोरो किए, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपके अपने हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अब बताइए ज्यादा आएगी या कम? आएगी ज्यादा, है ना। और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या रहनी चाहिए? रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। बोलो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? तो ये पूरी नहीं हो पाई। अच्छा सर, दूसरा जवाब है हम कम कम खरीद लेंगे, थोड़ा थोड़ा खरीद लेंगे। थोड़े थोड़े में प्रॉब्लम है। आपने कम कम खरीदा, मुंबई से रॉ मटेरियल आता है दिल्ली तक, माइट भी पॉसिबल कि किसी समय ऐसा हो कि यहां मटेरियल ना और वहां से ना आ पाए। ऐसा करने से हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, काम समय पे नहीं होगा, वर्कर आएंगे, बैठेंगे, बैठ के चले जाएंगे, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, समय पे डिलीवरी ना होने से कस्टमर नाराज होगा, गुडविल खराब होगी। चले थे ब्रांड बनाने और ब्रांड खराब कर दिया अपना इस मैनेजमेंट के चक्कर में। बोलो, तो दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपकी परचेज मैनेजर की, प्रोडक्शन नोट करते चलें, प्रोडक्शन शुड नॉट स्टॉप, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल। यह आपके ऊपर दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रॉ मटेरियल की कमी के कारण प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, दूसरा रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। बेटा इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, और इस वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी को परचेज मैनेजर की ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ये आपके कंधों पर दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए परचेज मैनेजर। विशेष भाई, अगर आप हमारी कंपनी के परचेज मैनेजर हैं तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे या दोनों पूरी करेंगे? दोनों, और वो भी एक साथ। इन ऑर्डर टू हैंडल बोथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज साइमल्टेनियसली। बोले नहीं, अगर वो ले रखा है तो डेमो, बिल्कुल ऐसे सोचें कि कुछ आता ही नहीं है। इन ऑर्डर टू हैंडल बोथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज साइमल्टेनियसली, परचेज मैनेजर हैज टू फॉलो अ टेक्निक। परचेज मैनेजर को क्या फॉलो करनी है गौरव भाई? उस टेक्निक का नाम, बेटे इधर सुनो, उस टेक्निक का नाम ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कोई पूछे फर्स्ट चैप्टर आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो कहना दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं परचेज मैनेजर के ऊपर, उन दोनों को हैंडल करने के लिए टेक्निक पढ़ी जा रही है, स्टडी की जा रही है। इज इट फाइन? चल सकते हैं आगे? अब आगे की बात सुनो। अब इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं वो सुनो। कंटेंट्स लिखिए मेरे साथ, कंटेंट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नंबर 1 पढ़ना है आपको, लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें बेटे 6 लेवल हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज में, ए बी सी डी ई। ये ए से ई तक जो लेवल है ये आपकी हेल्प करते हैं ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में। क्या हैंडल करने में? आपकी मतलब परचेज मैनेजर की। फर्स्ट है इसमें से रीऑर्डर लेवल, सेकंड है मिनिमम लेवल, थर्ड है मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, और ये है डेंजर लेवल।
ये 5 लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्प करेंगी टू हैंडल OR, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और नंबर 6, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम शॉर्ट में EOQ भी बोलते हैं। ये हेल्प करेगा टू हैंडल FR, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली इस चैप्टर से इसी के ऊपर 90% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 2, चॉइस ऑफ सप्लायर आएगा। ये तो बाद में आएगा बट पढ़ना तो है ही। एक आएगा इसमें इंडिफरेंस लेवल, ये एक आएगा बेटे इसमें इनवॉइसिंग, एक छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो ये फाइनल का है, अभी एग्जाम में हमारे ज्यादा आता नहीं है, बट 1-2 क्वेश्चन हम इसका देख लेंगे, मेक और बाय। एक आएगा जस्ट इन टाइम, जनरली जस्ट इन टाइम हमारे यहाँ थ्योरी में आता है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उनको हमने मिसलिनियस में डाल दिया। आ जाओ बेटे। कॉस्टिंग किसका सब्जेक्ट है बेटे? मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है बेटे? प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होती है वो हमेशा हमने ये पढ़ा है कि कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल। कैसी होनी चाहिए भाई? जैसा मौका हो वैसे हम अपना काम करना शुरू कर दें, ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। अच्छा आप बताइए, फॉर्मूला फिक्स होता है या फ्लेक्सिबल? फिक्स। तो क्या किसी फॉर्मूले से प्लानिंग हो सकती है? नहीं। और हमें क्या पढ़ाए जा रहे हैं कॉस्टिंग में? फॉर्मूले। फॉर्मूले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बाकायदा फॉर्मूलों की एक छोटे छोटे बुकलेट बंटते हैं, छोटे छोटे बुकलेट, उसमें से फॉर्मूले होते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको पूरी कॉस्टिंग में एक भी फॉर्मूला अगर याद करना पड़े तो मुझे पकड़ लेना आके, भाई ये फॉर्मूला याद करना पड़ा है। मैं पूरी कॉस्टिंग में मात्र एक फॉर्मूला है, उसका नाम है यूनिटरी मेथड। बोलो बेटे मेरे साथ, कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। तीसरी क्लास में हमारी दीदी ने, मैडम ने, मिस ने, या जो हमें अच्छी लगती थी मैडम, उन्होंने पढ़ाया था। सारी दीदी नहीं थी ना, ठीक है? दिल तो बच्चा है जी, बात समझ रहे हैं ना? वो बचपन में ही बच्चा था, ठीक? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया 15 आम कितने रुपए के हैं? 25 रुपए के। और 25 आम कितने रुपए के होंगे? इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? आप यकीन करिए, ये जो 6 मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा A से F तक, इनमें बस मैं बाकायदा आपको यूनिटरी मेथड बताऊंगा, और फिर हम उसको मैच कर देंगे किताब में जो लिखा हुआ है उससे। और हम इसी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई, वो ये बताई, ध्यान से सुनना, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो रॉ मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है बेटे? परचेज मैनेजर की। और मैंने आपको अभी ये बताया कि परचेज मैनेजर के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने आपको बताया, देखो ये परचेज मैनेजर के ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? 2, एक फाइनेंशियल और दूसरी। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी, और ऑपरेशनल का क्या मतलब है? प्रोडक्शन शुड नॉट स्टॉप ड्यू टू लैक ऑफ। ये दोनों जिम्मेदारियां आपको एक साथ पूरी करनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ पूरी करनी है। और इनको एक साथ पूरी करने के लिए जिस टेक्निक को हम फॉलो करते हैं उस टेक्निक का नाम क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कंटेंट्स क्या क्या हैं? ये सब कंटेंट हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये सब 1 से लेकर और नीचे 7 तक, ठीक? इसमें जो 1 है, लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। 90% क्वेश्चन इसके आते हैं। हमें पूरा चैप्टर करने में आई थिंक 9 to 10 क्लासेस लगेंगी, और उसमें से 6 क्लासेस इस पे लगेंगी तकरीबन। आज हम
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परचेज मैनेजर की हेल्प करती है एफआर पूरा करने में। क्या पूरा करने में? बेटे मेरे साथ बोलिए, क्या पूरा करने में? बेटे मुंह में दही जमा के कोई ना बैठे, ये ना समझे कि बोलेगा तो वो कुछ प्रॉब्लम होगी। बोलो बेटे, क्या पूरा करने में? एफआर। एफआर का मतलब क्या बेटे? फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? शुड बी, रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी, रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड बी। इसको हम कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं? और ये फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में दिव्यांशु भाई कौन हेल्प करता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटे आप 3 पेजेस छोड़ देना, उसके बाद 4th पेज पर, ये सिर्फ मैं आदिल से कह रहा हूं, बाकी 4th पेजेस पर सब लोग 4th, अब आप नेक्स्ट पेज से, आप 4th पेज से लिखिए बेटे। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कम से कम ये 2-2.5 क्लास चलेगा, आज स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेटे क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बताएगा ये हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? सर ये परचेज मैनेजर की हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में क्या करेगा? हेल्प। रॉ मटेरियल कॉस्ट शुड भी क्या हो जाएगी इससे? मिनिमम। मिनिमम करने में हेल्प करेगा। मैं एक बार ये दिखाता हूं फिर से, आप देख के बताना बेटे, सब लोग देख के बताना। ये मैंने पूरी हायरार्की बताई आपको, कौन ऊपर कौन नीचे ये सब बताया। क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि मैंने जब चैप्टर कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने बताया कॉस्टिंग 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। किस किस का कॉम्बिनेशन है? बेटे घबराओ नहीं, किसका कॉम्बिनेशन है? सही, आप 20 साल से कम के हैं, मैं 40 साल का आदमी, तुमसे ज्यादा तो एनर्जी मेरे में। तुम्हारी एज में तो हम मतलब इतनी आराम से बैठते ही नहीं थे। ठीक, तो जैसे हो ना बेटे असली रूप दिखाओ। किस किस का कॉम्बिनेशन है बेटे? ठीक, मैंने यहां पूरा ये समझाया। आप बताओ हमारी पूरे वर्ष की एनुअल परचेज कितनी आ गई थी? इस 1 लाख को हम क्या कहेंगे? ए। मेरी बात सुनना, हमें पूरे वर्ष में इस पेन को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है? सामने देख के बताओ। 1 लाख किलोग्राम। एनुअल परचेज को हम किससे किससे एड्रेस करेंगे? डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? दिमाग में रखना ये बात, अब बार बार यूज होगी ये। अब सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ऑर्डर साइज। क्या बेटे? ऑर्डर साइज। सर ये ऑर्डर साइज क्या चीज होती है? सुन लो बेटे, पहले एक एक वर्ड सुनो। सर 1 लाख केजी में से आप अपने सप्लायर से जितना रॉ मटेरियल एक बार में मंगाएंगे, पूरे साल में कितना मंगाना है? 1 लाख केजी। उसको क्या बोलेंगे बेटे? बोलो सब। किससे डिनोट करेंगे उसको हम? ए से। वो ए कितना है हमारा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। आप एक बार, सारा तो एक साथ नहीं मंगाने वाले आप, जितना एक बार में मंगाएंगे, वो चाहे पूरा 1 लाख मंगाएं, 50,000 मंगाएं, 25,000 मंगाएं, 10,000 मंगाएं, अमीन जितना भी एक बार मंगाएंगे उसको हम ऑर्डर साइज बोलेंगे। मतलब सप्लायर को फोन करके बोलोगे ना भाई इतना रॉ मटेरियल भेज दे, वो ऑर्डर साइज है। क्या है बेटे वो? इसी का दूसरा नाम लॉट साइज भी है। इसी को हम क्वांटिटी ऑर्डर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तीनों एक ही नाम है। क्लास के एंड में अगर आपको मजा ना आ जाए तो बात नहीं है। इवन जिसने डेमो ले रखा है उसकी भी और आंखें खुल जाएंगी जब पढ़ेगा वो आगे। और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो सांस आने में देखो हम जब गहराई में उतरते हैं ना तो सांस आने में तकलीफ हो जाती है ना, डर लगने लगता है, शार्क आती है, ये आता है वो आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गहराई में, जब मुझे लगेगा दम निकलने वाला है बेटे, मैं तुम्हारे मास्क लगा दूंगा अपना। बात समझ में आ रही है नहीं? या खींच के ऊपर ले आऊंगा वापिस। ठीक, वहां में बेटे मैंने मुजरा वुजरा सीख रखा है, वो करने लगूंगा ताकि तुम्हें नींद ना आए। तो नीचे लेके जाऊंगा तो बेटे ऐसा हो जाएगा, कोई बेहोश होने लगेगा, किसी को डर लगने लगेगा, कोई हाथ पैर पटकने लगेगा, मैं वापिस बेटे खींच के ऊपर ले आऊंगा। ठीक है, अभी हम कहां जा रहे हैं बेटे? गहराई में। तो एक बार में जितना ऑर्डर देंगे उसको हम बोलो बेटे क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे?
और क्या बोलेंगे? किसको ऑर्डर देते हैं? क्वांटिटी ऑर्डर टू सप्लायर। लिखते चलो मेरे साथ, टू सप्लायर। किस चीज का सप्लायर? रॉ मटेरियल का। सप्लायर ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आरएम। आरएम ऑफ रॉ मटेरियल। सर एग्जाम में लिख सकते हैं आरएम? नो, एग्जाम में नहीं लिख सकते, पूरा लिखना है। ऑफ रॉ मटेरियल एट विच, जिस पर रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाए, यानी कि जहां पर आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हो, उस ऑर्डर साइज को हम, इधर देखना मेरी तरफ, पेन रोकना बेटे, पेन रोकना दिव्यांशु। आप सब मेरी कंपनी के कौन हो? परचेज मैनेजर। कौन हो बेटे? थोड़ा गौरव तुम चेयर इधर करो और इधर कर लो। एक्चुअली में तुम कैमिल साइज बच्चे हो, तुम इधर कर लो। और हाँ, आप एक बात बताओ ना, एवरेस्ट के पीछे जितनी पहाड़ियां वो थोड़ी दिखाई दे रही है? एवरेस्ट ही दिखाई दे रहा है। अब मेरी बात सुनो, समझ गए ना? अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। आप सब मेरी कंपनी के कौन हो बेटे? दुरु भाई हैं परचेज मैनेजर हमारे। हमने पूछा दुरु भाई बताइए 1 लाख केजी में से कितना खरीदें? इसने कहा सर 1 लाख खरीदो और काम खत्म करो, उसके बाद चारपाई बिछा के आराम से सोएंगे, ना आप टेंशन लो ना हम। तो इन्होंने जो 1 लाख केजी मंगाने को बोला है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? या क्या बोलेंगे? या क्या बोलेंगे? और गौरव कहता है 50,000 मंगाएंगे, तो गौरव का ऑर्डर साइज 50,000 है। हिमांशु कहते 25,000 मंगाएंगे, विशेष कहते 10,000 मंगाएंगे, अमीन कहते 5,000 मंगाएंगे, आप कोई और क्वांटिटी बोलते हो। तो आप सबने जो ऑप्शन रखे या जो आप सबका ऑर्डर साइज है, उन ऑर्डर साइज पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग आएगी। मगर आप सब में से जिसके ऑर्डर साइज पर ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट सबसे कम आएगी, उसके ऑर्डर साइज का एक और नामकरण करेंगे और वो नामकरण होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उस वाले ऑर्डर साइज को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए रॉ मटेरियल कॉस्ट एग्जैक्टली क्या चीज है। आइए, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है ये लिखते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट 3 चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से? अभी मैं नाम लिखूंगा फिर इनको डिफाइन करूंगा, लिखते चलिए आप मेरे साथ। रॉ मटेरियल कॉस्ट में नंबर 1 होता है बेटे परचेज कॉस्ट, रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट। नंबर 2 होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर 3 होता है कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों के एग्रीगेट को हम रॉ मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। इन तीनों के एग्रीगेट को, क्लियर है? इन तीनों के एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं बेटे? रॉ मटेरियल कॉस्ट। आइए हम 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। परचेज कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। ये हमारा सप्लायर है बेटे, ये मुंबई में है जिससे हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं। ये उसका प्रीमिसेस है। ये हमारा स्टोर रूम है, ये दिल्ली में है जहां पर हम रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। बेटे जब आप यहां पे रॉ मटेरियल खरीदोगे हिमांशु यादव, तो पेमेंट करोगे या नहीं? बोलो बेटे हाँ या ना। तो यहां पर हम पेमेंट करेंगे किसको? सप्लायर को। ऑल्दो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा आगे, अभी बस मैं लिख रहा हूं पेमेंट टू सप्लायर। एग्जाम्पल के तौर पर 5 रुपए पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो का कितने रुपए दोगे आप? और याद है ना आपको पूरे साल में कितना खरीदना है? 1 लाख केजी। इसको हम बोलेंगे बेटे परचेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अच्छा, सप्लायर ना आपसे 2 बातें बोल सकता है। एक तो ये कह सकता है 1 किलो खरीदो या 1 लाख, प्राइस फिक्स है। और एक सप्लायर कह सकता है ज्यादा खरीदोगे तो हम आपको बल्क में डिस्काउंट देंगे। हमारे कोर्स में एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम ये पढ़कर चल रहे हैं कि परचेज प्राइस क्या है बेटे? फिक्स, चेंज नहीं होगा। 5 रुपए पर केजी हमारा परचेज कॉस्ट है बेटे। फिर यहां से यहां तक ले जाने में भी तो पैसा खर्च होगा आदिल, होगा ना? जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
गौरव भाई और क्या होगा, गौरव भाई बताएं। कैरी तो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग और अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये कहीं पढ़ा होगा आपने फाउंडेशन में, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ऑक्ट्राई वगैरह टैक्सीज में आ जाएगा, है ना। और बताइए बेटे, लॉस इन ट्रांजिट, या कोई भी ऐसा एक्सपेंसिस जिसका मैंने नाम नहीं लिया बट वो यहां से यहां तक खर्च होता है, जितने भी है बेटे, और भी हो सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिखे ना। इन सब को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो 1,000 रुपए, कितनी है बेटे? इसको हम ओ से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? अच्छा, मतलब इधर देखिएगा, हमें पूरे ईयर में कितनी क्वांटिटी की डिमांड करनी है? 1,00,000। और आप एक बार में जो ऑर्डर साइज देते हैं, जो आपका ऑर्डर साइज है बेटे, वो 25,000 kg है। कितने kg है? कितनी बार ऑर्डर देंगे आप? ये जबरदस्त कैलकुलेशन आपने कैसे की सर? 1,00,000 को हमने 25,000 से डिवाइड कर दिया। भाई इतनी तेज की आपने, मैंने चौंक गया मैं यार, एकदम बता दिया ना 4। अच्छा, अगर आप 10,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर दें, क्या एकदम फास्ट, इतनी तेज करोगे तो बेटे आपको नजर लग सकती है, थोड़ा अटका करो बीच में। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो बेटे, पहले जरूर रुक जाओ बेटे। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सुनना बेटे, 1,00,000 की क्वांटिटी 25,000 करके ऑर्डर देते हो। कितनी बार ऑर्डर आपने बताया? 4 बार। तो एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 1,000, 4 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 4,000। अच्छा, अगर आप 20,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर देते हो तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? तो एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 1,000, 5 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 5,000। हाँ, दिमाग में ना ये डाउट आना चाहिए कि सर हम 20,000 kg मंगा रहे हैं तो भी खर्च 1,000, 25,000 kg मंगा रहे तो सर पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना कि खर्च 1,000 हो। कॉस्ट थोड़ी बहुत तो कम ज्यादा होनी चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। मैं इस पॉइंट को अलग से समझाऊंगा, इस वाली क्वेरी को अलग से समझाऊंगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वांटिटी अगर कम भी ज्यादा भी होगी तो भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी रहने वाली है? 1,000। और जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार ये खर्च आएगा। तो अगर आप 4 बार ऑर्डर देंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? 4,000। कैसे सर? 1,000 एक बार की खर्च, 4 बार का खर्च 4,000। यानी कि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, ओ से। ओ का मतलब 1,000। और ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले आपने कैसे बताया 4 बार ऑर्डर देंगे? पूरे साल की रिक्वायरमेंट को, पूरे वर्ष की रिक्वायरमेंट को, जिसको हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपने उसे डिवाइड कर दिया ऑर्डर साइज से, और जैसे ही आपने ए को अपने ऑर्डर साइज से डिवाइड करा, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। ए था आपका 1,00,000, ऑर्डर साइज है आपका 25,000, 1,00,000 को 25,000 से डिवाइड किया आपने, कितना आ गया बेटे? 4। तो 4 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट फिलहाल कितनी आएगी बेटे? 4,000। बेटे बहुत ध्यान से सुनना, 1 kg कितने का बेटे? 1,00,000 kg पूरे साल में खरीदोगे, कितने लाख रुपए खर्च करने पड़े? तो टोटल परचेज कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? एक बार में 25,000 खरीद रहे हो, 4 कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? कितनी बार ऑर्डर देना? एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 1,000, 4 बार ऑर्डर देने की कॉस्ट कितनी? तो पूरे साल का खरीदने का खर्च 5,00,000, लाने का खर्च 4,000। अब हमें बताना है रखने का खर्च कितना होगा। उसे हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट, उसे हम बोलेंगे स्टोरेज कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल को यहां स्टोर करने पे हमारा पैसा खर्च होगा। सर उसमें क्या क्या खर्च होगा? स्टोर रूम एक्सपेंसेस। सर मतलब बेटे ये रूम किराए पर अगर है, रेंटेड है, तो क्या देना पड़ेगा आपको? रेंट। और अगर ये अपना है, हमारा अपना है, तो फिर तो रेंट नहीं देना पड़ेगा, मगर फिर आएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर यही रूम किसी और को किराए पर दे देते तो थोड़ा बहुत किराया कमाते, वो किराया अब आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अपना भी स्टोर रूम है तो भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगी। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं साथ में, मैनेजमेंट के साथ साथ। बोलो हाँ या ना? अच्छा, और बेटे स्टोर स्टाफ सैलरी। बेटे क्या? स्टोर स्टाफ है ना, स्टोर के स्टाफ की सैलरी।
स्टोर एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां की साफ सफाई, है ना, बोलो, स्टोरेज लॉस, स्टोरेज इंश्योरेंस, बोलो बेटे हाँ या ना। बेटे इन सब के एग्रीगेट को हम कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? मैं 3 नाम बताऊंगा, इसके ध्यान से सुनना। इसे कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। आगे लिखवा दूंगा ये बात। और इसको हम बेटे सी से शो करते हैं। सी फॉर चैंपियन। किससे शो करते हैं बेटे हम? सी से। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इनके एग्रीगेट को हम रॉ मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। और जिस परचेज मैनेजर के ऑर्डर साइज पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिनिमाइज होगी, उसके ऑर्डर साइज को हम क्या बोलेंगे बेटे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे पहले इसको नोट करिए आप। ये जो कैरिंग कॉस्ट है, स्टोर रूम में स्टोर करने पर जितना भी पैसा खर्च होगा रॉ मटेरियल को, बेटे उसको हम क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट। इज इट ओके? जी सर। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात आप। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं, जहां मैं कहूंगा रुक जाइए वहां रुक जाइएगा। 50,000 रुपीज, 50,000 आपके खर्च हो जाते हैं टू स्टोर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल स्टोर करने में आपके 50,000 खर्च हो जाते हैं ऑफ रुपीज 5 लाख। 5 लाख का रॉ मटेरियल स्टोर करने में कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? 50,000। 5 लाख का रॉ मटेरियल स्टोर करने में कितने खर्च हो जाते हैं? तो बेटे आपकी कैरिंग कॉस्ट पता कैसे निकालते हैं? सर 50,000 का खर्च है 5 लाख का रॉ मटेरियल स्टोर करने में, इसका मतलब है सर 10% हमारी कॉस्ट है। तो ये कभी भी ना परसेंटेज आ जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में परसेंटेज आ जाए, क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज आती है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें परसेंटेज होगी। तो जब भी ये परसेंटेज आए, इधर देखो बेटे, ये परसेंटेज ऑलवेज अप्लाई, आप इसको हमेशा अप्लाई करेंगे ऑन, इधर देखो बेटे, परचेज प्राइस। किस पर अप्लाई करेंगे? कितना परचेज प्राइस है आपके एग्जाम्पल में? 5 रुपीज पर केजी। 1 केजी का 5 और 1 लाख केजी का 5 लाख। अगर 1 केजी पर अप्लाई करेंगे तो वो 1 केजी की कैरिंग कॉस्ट आएगी। 1 लाख केजी पर अप्लाई करेंगे तो 1 लाख केजी की कैरिंग कॉस्ट आएगी। 1 केजी की कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज पर केजी, है या नहीं? 10%, ये 10% का जो रेट है ये पर एनम है। तो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है बेटे वो कुछ ऐसे आ जाएगी, देखना, 50 पैसा पर केजी पर एनम। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि अगर स्टोर रूम में 1 केजी हम रॉ मटेरियल स्टोर करें तो उसे स्टोर करने का जो खर्च है वो 50 पैसे है। 1 केजी का, 1 केजी का, 1 लाख केजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1 केजी का खर्च कितना है? 50 पैसे। बेटा अभी नोट कर लेना, देख लो पहले, अब आप देख लो। मतलब जब यहां पर आप स्टोर रूम में इस जगह पर, यहां पर 1 केजी रॉ मटेरियल रखेंगे तो रखने का खर्च 50 पैसे, खरीदने का अलग, लाने का अलग, रखने का अलग। जो रखने का खर्च है उसको हम कैरिंग कॉस्ट कहेंगे, और यहां से लेकर यहां तक जो पैसा खर्च होगा उसको हम रॉ मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। पहले बताइए बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमें 1 वर्ष की टोटल परचेज कॉस्ट मालूम है, 1 लाख इंटू 5। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू में हो। इसी प्रकार से मुझे मालूम है पूरे वर्ष की कैरिंग कॉस्ट 50 पैसा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं है, आपसे भी नहीं है, मेरा क्वेश्चन बाकी के लोगों से है। आप बताइए 1 केजी की कॉस्ट कितनी है बेटे? 50 पैसे। 1 केजी की कॉस्ट कितनी है? आप बताइए 50 पैसे उतने केजी पर पैसा खर्च होगा या नहीं अमीन भाई, जितने केजी रॉ मटेरियल मेरा स्टोर रूम में होगा। अगर 1 केजी होगा तो 50 पैसे, 10 केजी होगा तो 5 रुपए, 100 केजी होगा तो 50 रुपए, 1000 केजी होगा तो 10,000 केजी होगा तो
तो मुझे आप ये बताइए आदिल, हमारे स्टोर रूम में कितना रॉ मटेरियल होगा पूरे साल तक? 5 लाख तो रुपए हैं। मैं पूछ रहा हूं कितने केजी रॉ मटेरियल होगा हमारे स्टोर रूम में? अमीन भाई बताइए कितना केजी हमारे यहां रॉ मटेरियल होगा, बताइए जल्दी। 1 लाख। बेटे अगर 1 लाख यहां होगा तो फैक्ट्री में क्या हम भुट्टे भूनेंगे? विद ड्यू रेस्पेक्ट बेटे, हमने 1 लाख यहां रख लिया, फिर फैक्ट्री में क्या करेंगे हम? फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 लाख तो यहां है, 1 लाख केजी की ही रिक्वायरमेंट है और वो ही सारा यहां है। तो फिर फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? विशेष भाई आप कुछ ज्ञान प्रकाश डालेंगे ज्ञान पर? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, यहां कितना होगा आप वो बताओ। कैसे निकालेंगे? अरे से क्या मतलब है? यही तो, तुक्के मारना छोड़ो, तुक्के नहीं मारने हमको बेटे। मैं स्टोर की बात कर रहा हूं, जो बचेगा। मैं पूछ रहा हूं पूरे साल तक कितने केजी रहेगा, क्योंकि जितने केजी रहेगा उतने केजी पर 50 पैसे का खर्च होगा। आप मेरे कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है। मैंने कहा सर हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? तो बताओ 50 पैसे के हिसाब से हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट, फिगर आपके सामने, बताइए कितनी आएगी? 1 केजी की 50 पैसे, तो बताओ उतने केजी से मल्टीप्लाई करूंगा ना जितने केजी रॉ मटेरियल मेरा कहां रहता होगा? स्टोर रूम में। बोलो यार हाँ ना, इस बात के तो बोलो। थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ना बताने में, क्योंकि जितना भी आप बोलोगे मैं कहूंगा अगर वो यहां रहता है तो फिर फैक्ट्री में क्या रहता है। जैसे मान लो आप बोलोगे 25,000 केजी, क्योंकि हम 25,000 केजी का ऑर्डर दे रहे हैं, तो बेटे आज के दिन अगर 25,000 है तो क्या कल को भी 25,000 रहेगा? कल को थोड़ा सा क्यों हो जाएगा कम? कहां चला जाएगा? बोलो ना बेटे, कहां चला जाएगा? परसों को, और 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, फिर जब बहुत कम हो जाएगा फिर से नया मंगा लेंगे। तो मुझे बताओ कि रॉ मटेरियल कितना रहता है स्टोर रूम में, क्योंकि मुझे 50 पैसे की उतने ही केजी से मल्टीप्लाई करनी है जितने केजी रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो। ऐसे एवरेज कर लें। बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ये सब जो है ना, हमें तुक्के नहीं मारने आगे से। मैं क्या समझा रहा हूं वो समझनी है मेरी बात। यहां स्टोर रूम में इतना तो मानो ना, एक जैसा रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, कभी कुछ और कभी कुछ। आओ बेटे, बस इसी बात को हम लिखते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट, सर 1 केजी की कैरिंग कॉस्ट को हम सी से शो करते हैं, और सर टोटल कैरिंग कॉस्ट को किससे शो करेंगे? उसे भी सी से। सर क्यों? बेटे एक ग्लास में पानी है, उसको H2O कहते हैं। अगर एक बाल्टी में हो जाए तो H4O हो जाएगा, वो तो तब भी H2O ही रहेगा। बोलो बेटे हाँ या ना? ठीक है सर, हाँ H2O ही बोलेंगे इसको, और इसको C बोलेंगे। अब आप बताना, मैं इस 50 पैसे की, इधर देखो, इस 50 पैसे की, बेटे देखो अभी तक अगर दिमाग भी ना लगाया हो ना आपने, अब लगाना बेटे। इस 50 पैसे की मल्टीप्लाई, 50 पैसे को मैं क्या बोल रहा हूं? इस C की मल्टीप्लाई मैं उतने नंबर ऑफ किलोग्राम से करूंगा, दैट क्वांटिटी इज इन, जो स्टोर रूम में हो। बेटे सुनो ना, और ये जो क्वांटिटी होगी स्टोर रूम में, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, ये चेंज होती रहती है। अब बेटे यहां पेन रोक के सुनो, मेरा आप 3-4 लोगों से क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी 1.5 मिनट की सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, एक भी चीज चूकना नहीं। मैंने आपको एक सुपर बाइक दी नहीं, झूठ बोल रहा हूं, मैंने दी एक सुपर बाइक, और मैं यहां से 100 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो गया। आप ठीक 1 घंटे में वहां पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे, मैंने कहा आदिल भाई 100 की स्पीड से लेके आओ नीतीश भाई बाइक। उन्होंने कहा नहीं सर। जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट की, थोड़ी दूर चलते ही बच्चे आ गए सामने, हमने स्लो कर ली। फिर एक गड्ढा आ गया, हमने फिर स्लो कर ली सर। फिर हमने चलाई, किसान आंदोलन आ गया। फिर हमने चलाई सर, वो आ गया, रेड लाइट आ गई। फिर ट्रैफिक जैम आ गया सर। फिर मुझे खुला रोड मिला, मैंने सर बाइक भगाई। मगर मैं फिर भी बोल रहा हूं इनसे, अच्छा इनकी स्पीड एक जैसी रही है, चेंज होती रही, मगर मैं बोल रहा हूं इनको 100 की स्पीड से आए। क्यों बोल रहा हूं 100 की स्पीड से आए?
वो 100 की स्पीड क्या चीज है? एवरेज। जो चीज चेंज होती रहती है हम उसका क्या निकालते हैं? एवरेज। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे इसका? एवरेज स्टॉक। और जो भी एवरेज स्टॉक आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? सी से। तो क्या आ जाएगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट। बोलो बेटे अगर इतनी बात समझ में आती हो। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, बेटे नोट भी करते रहो, नोट करते रहो। कहां ऊपर से करना है नोट? यहां से करो, नोट करो। अच्छा अब क्वेश्चन उठता है एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं। हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में एवरेज स्टॉक निकालने का एक तरीका दिया है। सुनना बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मगर उस एवरेज स्टॉक को जो निकालने का उन्होंने तरीका बताया है, पूरे मॉड्यूल में, उसी मॉड्यूल में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने को। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए उसको कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जब एवरेज स्टॉक की जरूरत पड़ती है तो बेसिकली दो तरीके हैं। एक है स्टैटिस्टिकल मेथड, इसका मतलब है मीन, मीडियन या मोड निकालना। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है? हाँ, मीडियन और मोड वाला तो नहीं आता, बट मीन के अकॉर्डिंग हमारे यहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है एवरेज स्टॉक निकालने के लिए। ये एग्जाम में कई बार आ चुका। मतलब इसके थ्रू पहले आप एवरेज निकालिए, फिर उसकी कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए, तब टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी। बट सबसे ज्यादा चलता है ये अजम्पशन बेस्ड। ये अजम्पशन ग्लोबली एक्सेप्टेड अजम्पशन है। हमारे यहां जो 3 सुप्रीम इंस्टीट्यूट हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, सीए, सीएस, सीएमए, तीनों ने ये अजम्पशन को फॉलो किया है। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जहां पर भी कॉस्टिंग पढ़ाई जाती है, सब जगह बेटे इस अजम्पशन को फॉलो किया जाता है। बेटे सुनना, ये अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन कहती है जो भी आपका ऑर्डर साइज होगा, क्या होगा? जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डर साइज 25,000 kg है। उस ऑर्डर साइज का अगर आप 50% कर दोगे तो उसको हम एवरेज स्टॉक कहेंगे। उस ऑर्डर साइज के किसको बेटे? 50% को हम क्या कहेंगे? एवरेज स्टॉक। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा जरूरी है कि आपका एवरेज एग्जैक्ट 50% आए? इससे ज्यादा या कम भी आ सकता है। इस बात को सब कॉन्शियस माइंड में रखना कि ज्यादा कम भी आ सकता है। क्या ये एवरेज यहां पे 25% नहीं हो सकता प्रैक्टिकल लाइफ में? क्या ये 33.33% नहीं हो सकता? क्या ये 40% नहीं हो सकता? बट जब कुछ भी ना दिया हो तो आप कितना लेंगे बेटे? 50%। नोट करते चले बेटे। तो हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी ऐसे, अगर हम अजम्पशन बेस वाला लेके चलें? जो भी हमारा ऑर्डर साइज है उसे अगर हम 50% से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये तो है एवरेज स्टॉक, और उस एवरेज स्टॉक की अगर हम सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल कैरिंग कॉस्ट है। जल्दी से नोट कर ले। जब इतना नोट कर ले तो बताइएगा मुझको। कर लिया बेटे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका मैंने लिखवाया है आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में ओ। और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका क्या लिखवाया है? ऑर्डर साइज इंटू में 50% इंटू में सी, है ना? आइए एग्जाम्पल 1 करेंगे। लिखिएगा कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा आप ये भी देखिए, धीरे धीरे जो थ्योरी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? न्यूमेरिकल में। प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल ही थी, तभी तो वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो पाई। कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारी एनुअल परचेज कितनी है पूरे साल की, जो हमने एग्जाम्पल में लेके चल रहे, यानी कि ए? बोलो बेटे 1 लाख kg। बस इन्हीं को पता है, बाकी को नहीं पता ये वाली बात। बताओ बेटे हमारी एनुअल परचेज कितनी है? 1 लाख kg। कॉस्ट पर ऑर्डर 1000 है ना, जिसको हम ओ बोलते हैं। परचेज प्राइस कितना है हमारा? 5 रुपीज पर kg। और
कैरिंग कॉस्ट जिसको हम सी बोलते हैं, 10% पर केजी पर एनम। और कभी भी ये ऐसे दिया हो तो इस परसेंटेज को हम किस पर अप्लाई करते हैं, परचेज प्राइस पर। तो हमारी ये आ गई 50 पैसे पर केजी पर एनम। और अब हमें मालूम है कि ये 50 पैसे कितने केजी पे खर्च होगा, वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज स्टॉक। नोट कर लें जल्दी से, जल्दी से बेटे नोट कर लें। बेटे रात को सब समय से सो जाएं ताकि क्लास में नींद ना आए, क्योंकि अगर मैं बार बार जो की सुनाता रहूंगा, आपसे हंसी मजाक करूंगा, तो कोर्स कब कराऊंगा। पर्टिकुलर और दूसरा क्या है बेटे, इधर देखना बेटे, आई नहीं फर्स्ट ऑप्शन है तो मुझसे भी बड़े वाले हो पहले मुझे अपने आप को ही लगता था, अब तुम मुझसे भी आगे हो। बेटे नोट कर लिया क्वेश्चन या नहीं, मैं आगे चल सकता हूं? नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया हो कर लो नोट। बेटे हमारा ऑर्डर साइज है विशेष, फर्स्ट ऑप्शन में 1,00,000 केजी। अभी मैं आपको नोट करने का समय दूंगा सबको। हमारा ऑर्डर साइज कितना है, 1,00,000 केजी। बताओ कितनी बार ऑर्डर देने पड़ेंगे आपको? कोई 4 बार कह रहा है। बेटे 1,00,000 केजी हमें मंगाना है और 1,00,000 केजी का ही हमारा ऑर्डर साइज है, तो एक ही तो बार ऑर्डर देना पड़ेगा ना बेटे। कैसे बताई बेटे ये आपने कैलकुलेशन? ए को डिवाइड कर दिया बेटे आपने किस से, ऑर्डर साइज से। ए था आपका, देखो ये था ए और ये था ऑर्डर साइज। ए को ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। अब नंबर 1 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देख के बता दो कैसे निकालते हैं। आप देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, देख के बताओ सब। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में ओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में एक बार ऑर्डर और ओ 1,000, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ओके। नंबर 2 टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ किस चीज पर कंप्यूट करते हैं, ऑर्डर साइज के एवरेज पर। अच्छा मैं ना 2 डायलॉग बोलूंगा बार बार। कभी तो बोलूंगा कैरिंग कॉस्ट को एवरेज स्टॉक पर कंप्यूट करते हैं, इधर देखो बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी तो बोलूंगा कैरिंग कॉस्ट को एवरेज स्टॉक पर कंप्यूट बोलते हैं, फिर अगली थोड़ी देर में ही बोलूंगा कैरिंग कॉस्ट को परचेज प्राइस पर कंप्यूट करते हैं। तो आप 2-4 बार सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब मैं यहां लिख रहा था तो मैं बोल रहा था कैरिंग कॉस्ट को परचेज प्राइस पर कंप्यूट करते हैं, जब यहां लिख रहा हूं तो बोल रहा हूं कैरिंग कॉस्ट को एवरेज स्टॉक पर कंप्यूट करते हैं। ऐसा कब बोलूंगा? जब मुझे 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट चाहिए होगी तो हमेशा बोलूंगा परचेज प्राइस पर कंप्यूट करते हैं। बट जब मुझे टोटल कैरिंग कॉस्ट चाहिए होगी तो मैं बोलूंगा एवरेज स्टॉक पर कंप्यूट करते हैं। एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज स्टॉक। क्या चाहिए? और उस एवरेज स्टॉक की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? ये जो सी है, ये वाला सी, इसे हम परचेज प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। बट जो टोटल सी है, टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसको हम एवरेज स्टॉक पर। और एवरेज स्टॉक निकालने का मैंने अजम्पशन वाली बात बताई है, ऑर्डर साइज का 50%। ऑर्डर साइज का बेटे कितना? क्या मैं 50% को ये लिख सकता हूं क्या, इनटू में ये बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप खुद बताओ ये फॉर्मूला है क्या? ये सारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को फॉर्मूले की शक्ल दे दी गई है ताकि हमें दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, ना टीचर को समझाना पड़े। बस वो कह दे वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, वो इसलिए कहा जाता है और वो कह दिया जाता है एवरेज है। मेरे तो आज तक समझ में ही नहीं आया एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 ही क्यों करते हैं, 3 क्यों नहीं करते। तो कहते हैं 2 एलिमेंट है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, और बीच में जो यूज हुआ है वो क्या है भाई? पूरे साल तक जो यूज हुआ उसका कुछ नहीं, एवरेज तो उससे निकलना चाहिए जो पूरे साल यूज हुआ है। ओपनिंग वाला भी हमारे पास रह गया, क्लोजिंग वाला भी हमारे पास रह गया, जो मूवमेंट है गुड्स का उसका कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो एवरेज स्टॉक ये है।
इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो बेटे बताओगे यहां 1/2, हमारा ऑर्डर साइज 1 लाख, C 50 पैसे, ये आ गया बेटे 25,000 रुपए। कितना आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और तीसरी कॉस्ट है टोटल परचेज कॉस्ट। ये आएगी 5 लाख। 1 लाख इंटू में 5 लाख, तीनों को टोटल कर लेना, ये आ गया 5 लाख। ये हो गई आपकी रॉ मटेरियल। दिक्कत तो नहीं है। हमारा दूसरा मैनेजर कहता है सर हम 1 लाख नहीं खरीदेंगे, हम एक बार में 50,000 की क्वांटिटी खरीदेंगे। आदिल, गौरव, अमीन, हिमांशु चौहान कितनी बार ऑर्डर देने पड़ेंगे? तो बेटे ये कॉस्ट अब 2 बार आएगी, बोलो ना हाँ या ना। और यहां पे कॉस्ट हो जाएगी 1/2 इंटू में 50,000 इंटू में 50 पैसा, 12,500। 50,000 की क्वांटिटी कितनी बार ऑर्डर? तो टोटल क्वांटिटी तो 1 लाख हो जाएगी। 1 किलो कितने का है? 5 रुपए का। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये तीनों कॉस्ट मिलाकर आ जाएगा 5,14,500। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? पक्का बेटे 1 2 3 कॉस्ट तो ये है ना तीनों, इनको टोटल कर दिया। तीसरा बताना बेटे, अगर मैं 25,000 kg का ऑर्डर दूं कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? तो ये कॉस्ट, मेरे क्वेश्चन आप तीनों से नहीं है, आपसे नहीं है, बाकी सबसे है। 4 बार। बोलो बेटे 1/2 इंटू में 25,000, गलत लिख दिया बेटे, 0.5, 50 पैसा आएगा। ठीक है, ये हो गया 6,250। 25,000 की क्वांटिटी 4 बार, पूरे साल में तो 1 ही लाख होगा। क्लियर है? जी सर। बेटे 4th ऑप्शन लेते हैं हम। 20,000 की क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं, कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? बीस 20,000 की क्वांटिटी 5 बार, टोटल क्वांटिटी 1 लाख इंटू में 5 लाख। पांचवा ऑप्शन लेते हैं हम, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं? $10,000 आएगा। ये कर लेना कैलकुलेशन, 2,500 आएगा। मेरा क्वेश्चन स्पर्श से नहीं है, मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं है, आप लोगों से नहीं है, ठीक है, नीतीश से भी नहीं है। ठीक, अब सुनना बेटे, ये 5 ऑप्शन है मेरे। आपसे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप बताइए इन सब ऑर्डर साइज में से, इन सब लॉट साइज में से रॉ मटेरियल की कॉस्ट सबसे कम कहां पर आई है? 4th पर, यहां पर है ना। इन सबको बेटे हम ऑर्डर साइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन सबको हम लॉट साइज बोलेंगे, क्वांटिटी ऑर्डर बोलेंगे। बट ये जो 20,000 है ना, इसको हम एक नाम और देंगे और वो नाम होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर कॉस्ट सबसे कम आ रही है। बोलो बेटे कॉस्ट सबसे। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है बस, 2 छोटे छोटे बच्चे नहीं, मैं बोलो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे बस। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं यहां सब जगह से 5 लाख हटा दूं तो आप बताओ हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटे आज शुरू में आप नहीं आए थे तब मैंने बोला था, आपको आपकी कॉस्ट को, आपके डिसीजन को बताओ ये कॉस्ट अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेटे इस वाली कॉस्ट को, ये जो परचेज कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम बोलेंगे इररेलेवेंट कॉस्ट। आज क्लास के शुरू में याद है मैंने बोला था कॉस्टिंग कितने कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है? 5। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है रेलिवेंट और इररेलेवेंट का। किसका कॉन्सेप्ट है? रेलिवेंट और, ये आ गया सामने, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे छुपा हुआ बैठा है। कहीं छुपा हुआ होगा, इधर देखो मेरी तरफ, फिक्स और वेरिएबल। कहीं पर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहीं नॉर्मल है एबनॉर्मल। अगर आपने ये 4 चीजें क्रैक करना सीख लिया तो आपको कॉस्टिंग आती है, और प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो पेपर पास हो जाएगा।
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से एग्जाम पास नहीं होगा, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा जो आपने पूछा है। 5 लाख अगर मैं हटा दूं यहां से सब जगह से, तो कोई मेरे डिसीजन को तो अफेक्ट नहीं करेगी ना कॉस्ट, इसको हम इररेलेवेंट कहेंगे। और ये जो 2 कॉस्ट हैं, इन दोनों कॉस्ट को मैं बोलूंगा, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को, ये रेलिवेंट कॉस्ट है। अच्छा बेटे, मेरा कुछ लोगों से जिनको मैंने कहा उनसे क्वेश्चन नहीं है, मेरा अमीन से क्वेश्चन है, आदिल से क्वेश्चन है, मेरा विवेक से क्वेश्चन है, गौरव से क्वेश्चन है, विशेष से क्वेश्चन है। ये तो मैंने 5 ऑप्शन बनाए। अगर बेटे मैं 6ठा ऑप्शन, 7वां ऑप्शन अमीन भाई, 8वां ऑप्शन विवेक, गौरव बनाऊं, तो हो सकता है कि कॉस्ट इससे भी कम आ जाए। पॉसिबल है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। आज से 100 साल पहले, 100 से थोड़ा कम हुआ होगा पीरियड, मगर है वो लास्ट सेंचुरी का। इधर देखो मेरी तरफ, जे बॉमल, ये एक प्रोफेसर है, एक इकोनॉमिस्ट है। उसने इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए, हजारों कॉम्बिनेशन बनाए, और उसने पाया सबसे कम कॉस्ट यहीं पर आती है, 20,000 पर। अब सोचने वाली बात है, उसको लगा यार यहीं पर इससे कम कॉस्ट कहीं पर आ ही नहीं रही। उसने 19,000 का ऑप्शन ले लिया, उसने इससे कम कॉस्ट कहीं आ ही नहीं रही है। अब उसने दिव्यांशु ये डाटा चेंज किया, डाटा चेंज करके देखा फिर से एक पर्टिकुलर जगह पर कॉस्ट कम आ रही है। अब उसने अपनी थीसिस में लिखा, देख लेना बेटा, अब नोट मत करना गौरव। उसने बोला कि जो ईओक्यू होता है, वहां पर जो ये टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। देखो, आपने गौर नहीं किया होगा शायद। आप देखो यहां टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी, ये दोनों जगह पर देखो ये इक्वल है, ये और कहीं पर ये इक्वल नहीं है। उसने बोला जहां ये इक्वल होंगे, बस वहीं पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट जहां इक्वल होंगे वही ईओक्यू होगा। किसी ने पूछा कि सर कॉस्ट तो 3 है, आप 2 को इक्वल कर रहे हो। उसने जवाब दिया तीसरी कॉस्ट कैसी है? इररेलेवेंट, उसको कंसीडर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने फिर, देखते रहो सामने, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका देख के बोलो क्या है, देख के बोलो क्या है टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका, देख के बोलो बेटे कॉन्सेप्ट में से क्या है। और टोटल और कैरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज इंटू में 50%। क्या 50% को मैं 1/2 लिख दूं? क्या यहां पर मैं ऑर्डर साइज को ईओक्यू बोल सकता हूं या नहीं? यहां पर जहां पर ये दोनों बराबर हैं, वहां पर मैं ऑर्डर साइज को ईओक्यू बोल सकता हूं या नहीं? इंटू में क्या बेटे? सी। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू में ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज की जगह में क्या लिख सकता हूं? गौरव भाई सामने देखो, ईओक्यू का गौरव भाई हमने क्या कर दिया? 2 की मल्टीप्लाई इधर सी अपॉन में। ईओक्यू का स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या लगा दिया? बस बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करना है। कुछ बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप ईमानदारी से बताइए फॉर्मूला है कोई? देवांशु भाई कुछ मैं समझा पाया आपको? फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूलों से कॉस्टिंग नहीं चलती है, कॉस्टिंग मैनेजमेंट से चलती है। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ये पता है क्यों है ऐसा? क्यों फॉर्मूले क्यों बनाए जाते हैं? हम बैठे टॉप लेवल पर और जिसे इसे एग्जीक्यूट करना है वो बॉटम लेवल पर है। उसको मैनेजमेंट समझ में नहीं आता, तो उससे हमने कह दिया भाई ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर लियो, वैल्यू निकाल लियो। जब तक सारी असम्पशन पूरी हो रही है, असम्पशन चेंज होंगे, हम कहेंगे अब ये फॉर्मूला नहीं, हम तुझे दूसरा तरीका बताएंगे। जब तक हमारा एवरेज 50% है तो ये फॉर्मूला सही है, जैसे ही एवरेज बिगड़ेगा ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर एवरेज हमारा 33.33% है, कितना? तो यहां 1/3 आएगा और फिर फॉर्मूले में भी क्या आएगा? 3। नहीं समझे बात? क्लियर है आपको मेरी बात? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? समझ में आ रही है बात? जी हां। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। टू की जगह 2 बेटे,
इस एक ही जगह बेटे मैंने लिख दिया 1,00,000 केजी। बेटे ये मार्केट जो है ना, मार्केट, मैं लेट आया हूं इस मार्केट में। अगर मैं और जितेंद्र हम दोनों इस मार्केट में 2009 में एंट्री कर जाते, हम नंबर 1 होते दोनों। हम लेट आए। मैंने अपना इंस्टीट्यूट 2013 में स्टार्ट किया है, पढ़ा रहा था, जॉब कर रहा था साथ में, ठीक, फुल टाइम, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जितेंद्र भी ऐसे ही कर रहा था, अपना जहां रहता था वहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में स्टूडेंट था, मतलब जिसको पढ़ाना नहीं आता था 100-150 स्टूडेंट तो वो लेके बैठा था। अभी पूरी मार्केट में, लक्ष्मी नगर की पूरी मार्केट में उस समय 10,000 बच्चा होता था सीए इंटर का। अभी पूरी मार्केट में, पूरी लक्ष्मी नगर में 500 स्टूडेंट टोटल नहीं है फेस टू फेस में। 500 भी ज्यादा बोल रहा हूं, फिगर बड़ी बता रहा हूं मैं, इससे कम है मामला। 10,000 में और 500 में तो फर्क है। अगर उस टाइम हम एंट्री करते, ऑल्दो मैं तो सीए था, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे। इंशाल्लाह अब भी होंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ए कितना है बेटे? 1,00,000 केजी। ओ कितना है बेटे? 1,000 रुपए। और सी कितना है बेटे? 50 पैसे पर किलोग्राम। पर का मतलब होता है अपॉन, इसके पर उड़ा के ऊपर लगा दो काट के यहां पर, और यहीं पर लिख दो पर किलोग्राम। जो अपॉन में अपॉन होता है, इतना मैथमेटिक्स आता है आपको बेटे। ये रुपी से रुपी कैंसिल हो जाएगा, यहां 10 लिख देना, पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के। 5 से 10 को काटोगे कितना आएगा? अच्छा मैं काट नहीं रहा हूं, आप देख रहे हो। अगर आप ऐसे कट कर दोगे ना तो एग्जाम में माना जाएगा आप गलत कर रहे हो। एग्जाम में क्या माना जाएगा? गलत कर रहे हो, और वो उस पर रेड पेन चला देगा, हो सकता है नंबर भी काट ले। इसलिए कभी भी ऐसे काट के मत दिखाना। अंडरस्टूड है कि आपने काट दिया, कैंसिल कर दिया। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2। अच्छा अब कितनी बार 2 हो जाएगा ऊपर? 2 बार। एक बार 2 बाहर, 5 0 यहां पे, 3 0 यहां, टोटल कितनी जीरो गई? 8। कितनी जीरो बाहर? 2 बार किलोग्राम, 1 बार किलोग्राम बाहर। ये आ गया आंसर, ये फॉर्मूले से आ गया। और हमारे हाथ में फॉर्मूले का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि बजाते रहो, ये बजाते रहो, आंसर आता रहेगा, बजाते रहो, आंसर आता रहेगा। आप सोच रहे हो बजाने से हम म्यूजिशियन बन गए। वो देखा होगा तुमने बैंड वाले में, वो यूं यूं करता रहता, यूं यूं बस खड़ा हुआ। मेरे आज तक समझ में आया उसका बीट होती कहां पे उसकी, वो यूं ही करता रहता है खड़ा हुआ, देखा है ना आपने। उसे कोई मतलब नहीं हारमोनियम कहां बज रहा है, ट्रम्पेट कहां बज रहा है, वो बड़ा सा भोंपू कहां बज रहा है, बस वो बेचारा खड़ा हुआ, शुरू से ही खड़ा हो जाता है वो। वही काम तुम्हारा है बेटे। मास्टर ने पकड़ा दिया झुंझुना, अब बजाते रहो, फॉर्मूला लो और बस इसमें। अच्छा हम 20 क्वेश्चन करने के बाद लगता है वी आर परफेक्ट, ऐसा लगता है, जबकि आता कुछ भी नहीं है। अब इस समय जिसने शुरू से क्लास ली है उस बच्चे को मालूम है ए क्या है, ओ क्या है और सी क्या है। ऑल दो ओ और सी पर अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। सी को अभी हमें बहुत डिटेल में सीखना है। सी के बारे में मैंने अभी बहुत कुछ बताया ही नहीं है। बस सी के बारे में मैंने ये कह दिया, कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज स्टॉक पर निकलती है, क्योंकि स्टोर रूम में एवरेज स्टॉक जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए हमें उसका क्या निकालना पड़ता है? एवरेज। बोलो, नोट करो बेटे इस बात को, और फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। हमने पिछला 1 घंटा सिर्फ इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए लगाया था, पीछे वाला भी। लो बेटा नोट कर लो। अब आप हमारी एक क्लास का, फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यहां समाप्त होता है, ठीक है। अब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे।